दोस्तों जोहार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम डी में। एग्ज़ाम डी तैयारी एग्ज़ाम की आप लोगों को अभी मैं बताने वाला हूँ कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के NEP-FYUGP सेमेस्टर 4 का पेपर वैल्यू एडेड कोर्स पार्ट 2। पेपर का नाम है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यहाँ आपके सामने उसका सिलेबस है जो कि है यूनिट 1 का। इसमें कुल 4 भाग है। द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, दूसरा सिटीजनशिप एजुकेशन इन इंडिया, तीसरा द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एंड ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, चौथा द नोशन ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एम्बेडेड इन इंडियन एथोस। आप लोगों को अगर आप सेमेस्टर 4 में हैं और कोल्हान यूनिवर्सिटी में हैं या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन आपका जो पेपर है वो है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और अगर यूनिट 1 इसी तरीके से दिया हुआ है तो ये वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन जब वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यह वीडियो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के भी हैं, तो उनके लिए यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा गया है। मैं यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम को जो है यहाँ पर समझाऊंगा, लेकिन अधिकतर अभी शुरुआत हिंदी वाला से ही करते हैं। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से उसको पॉज करके लिख सकते हैं अगर उनको यहाँ से कुछ नोट्स लिखने हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, अब उसको जो है हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शुरुआत में मैंने इंग्लिश मीडियम में रखा है कि यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप एंड ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ, तो इंग्लिश वाले जो है इनको ध्यान से इसको पोज करके लिख लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब मैं आप लोगों को सीधे लिए चलता हूँ हिंदी, जहाँ पर इसको पूरी तरीके से जिस प्रकार से इंग्लिश में लिखा है उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, तो आप वहाँ से आराम से समझ जाइएगा। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से आप पोज करके, मैं एक एक करके स्क्रॉल करके पार कर रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा और लिखने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ से देखिए शुरुआत है हिंदी में। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको दिखाया अंग्रेजी में वही यहाँ पर है हिंदी में, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इकाई 1 है नागरिकता और वैश्विक नागरिकता शिक्षा का परिचय। ये आपका पहला इकाई है, यानी कि यूनिट 1 है। अब यूनिट 1 को 4 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, 1 2 3 4। उसमें पहला जो आपका है नागरिकता की संकल्पना। अब नागरिकता की जो संकल्पना है ये क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो बताया जा रहा है कि नागरिकता एक व्यक्ति की कानूनी और सामाजिक स्थिति को दर्शाती है, जिससे वह किसी राज्य या राष्ट्र का मान्यता प्राप्त सदस्य बनता है। यह व्यक्ति को कुछ अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियां प्रदान करती है। यानी नागरिकता का मतलब हुआ कि व्यक्ति को जब कानूनी और सामाजिक स्थिति में दर्शाया जाए तो वो नागरिकता है। यानी कि वो जिस राज्य में या जिस राष्ट्र में रहता है वहाँ उसको मान्यता मिलना ही नागरिकता है। इस नागरिकता के तहत उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं और उनका कुछ कर्तव्य होता है, कुछ जिम्मेदारियां होती है। नागरिकता के मुख्य पहलू की अगर बात करें तो पहला इसका पहलू है वो है कानूनी स्थिति, यानी नागरिक को मतदान मतलब क्या होता है, वोटिंग। ठीक है, मतदान मतलब क्या होता है, वोटिंग, यानी कि उनको मतदान करने के लिए। दूसरा, उनको बताया जा रहा है कि उनका जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, इसका मतलब ये हुआ कि उनको जो है अपने बातों को रखने की आज़ादी होगी। तीसरा है कानून के तहत सुरक्षा, यानी कि कानून उसका सुरक्षा करेगा। तो ये चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला है राजनीतिक भागीदारी, यानी मतदान करना, चुनाव लड़ना और नागरिक गतिविधियों में भाग लेना। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मतदान करने का जो अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का जो अधिकार होता है,
और नागरिक गतिविधियों में जो भाग लेना होता है ये सारे के सारे नागरिकता के तहत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ। क्या क्या कर्तव्य हैं? कर भुगतान करना होगा यानी टैक्स जमा करना होगा, कानून का पालन करना होगा और समाज की भलाई में उनको योगदान देना होगा। किसी भी देश में अगर आप जाते हैं भविष्य में और वहाँ की नागरिकता लेते हैं, ठीक है, आप अमेरिका चले जाइए, जर्मनी चले जाइए या कोई भी और देश चले जाइए, तो वहाँ की अगर आप नागरिकता आपको मिलती है तो आपको वहाँ पे टैक्स जमा करना होगा, वहाँ का कानून का पालन करना होगा और वहाँ के समाज की भलाई के लिए पैसे भी चुकाने पड़ेंगे। ये वो कर्तव्य जिम्मेदारियाँ होती है, ये सभी देश पर बराबर लागू होती है। अगर अमेरिका का कोई व्यक्ति आके यहाँ बसता है तो उसको भी इंडियन टैक्स जमा करना होगा, इंडियन लॉ को फॉलो करना होगा और इंडियन सोसाइटी के लिए उसको योगदान देना पड़ेगा। ये हर देश का नियम होता है। अब नागरिकता के प्रकार को समझिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई बार यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ देगा कि नागरिकता के प्रकार बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप। तो देखिए पहला जो प्रकार है उसका जन्म से नागरिकता है, यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ है तो जन्म के आधार पर उसको जो है अमेरिका में नागरिकता मिलेगी। हालांकि अभी के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वे जो है इस नियम को बदलने के फिराक में हैं, इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। लेकिन अगर दूसरे देशों में अगर बात करें, अमेरिका में पहले यही था कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में पैदा होता है या दूसरे देशों में पैदा होता है, जन्म होता है उसका, तो जन्म होते ही उसको उस देश की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया जन्म से नागरिकता। उसके बाद आता है नागरिकता ग्रहण करना। ठीक है, यानी कानून की प्रक्रिया के द्वारा नागरिकता ग्रहण करना। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में जाकर बसना चाहता है तो कानून की प्रक्रिया के अनुसार वहाँ पर जो है वो बस सकता है। वंशानुगत नागरिकता, माता पिता से जो नागरिकता प्राप्त होती है, ये कहीं ना कहीं इसके जैसा सेम टू सेम आपको लगेगा थोड़ा सा कि माता पिता के से प्राप्त नागरिकता। इसके बाद है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, यानी विशेष प्रावधानों के तहत जो नागरिकता दी जाती है उसको बोलते हैं पंजीकरण द्वारा नागरिकता। आगे बढ़ते हैं, आपने नागरिकता का प्रकार देख लिए। अब भारत में नागरिकता शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य जागरूक, उत्तरदायी, सक्रिय नागरिक तैयार करना होता है। भारत में यह औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से दी जाती है ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक सिद्धांतों और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया जा सके। भारत में नागरिकता शिक्षा के कुछ मुख्य पहलू आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है संवैधानिक मूल्य, जिसमें आता है मौलिक अधिकार, कर्तव्य, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। दूसरा है नैतिक और चारित्रिक विकास, इसमें कि ईमानदारी, समानता और विविधता के प्रति सम्मान है। इसके बाद आता है लोकतांत्रिक भागीदारी, जिसमें कि चुनाव, शासन प्रणाली, सार्वजनिक नीति की जानकारी की बात होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको चौथा नंबर में मिलेगा सामाजिक जिम्मेदारी, जिसमें कि पर्यावरण जागरूकता, लैंगिक समानता, सामुदायिक सेवा वगैरह आती है। ठीक है, इसके बाद आता है पांचवा नंबर, जिसमें कि आता है कानूनी जागरूकता। कानूनी जागरूकता में आता है कानून, मौलिक अधिकार, कर्तव्यों की समझ। ठीक है, यहाँ सब जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एक पॉइंट्स है, इसको और डिस्कस या फिर गहराई से समझ सकते हैं। भारत में यह शिक्षा सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और नैतिक शिक्षा के माध्यम से दी जाती है। एक श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, एनएसएस और एनसीसी जैसी पहल भी नागरिकता शिक्षा को बढ़ावा देती है। यानी कि भारत में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ कार्यक्रम हैं, जैसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और एनएसएस और एनसीसी। ठीक है, ये जो है ये जैसी पहल भी नागरिकता शिक्षा को बढ़ावा देती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा भाग, जो कि है वैश्विक नागरिकता और वैश्विक नागरिकता शिक्षा की संकल्पना। वैश्विक नागरिकता का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ किसी देश का नागरिक नहीं होता, वो वैश्विक समुदाय का भी एक हिस्सा होता है। यानी कि जो मुद्दे पूरी दुनिया में हैं उस मुद्दा को उसको भी वो उससे प्रभावित होता है और उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि उसको ठीक करे। जैसे कि मानवाधिकार, पर्यावरण स्थिरता और शांति, ये सब में उसका भी योगदान होता है। यानी एक व्यक्ति एक देश का भी होता है, राज्य का भी होता है और विश्व का भी होता है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है, जैसे कि इंडिया में कहते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया जो है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सब के सब जो है
एक ही है, यानी कि उनका एक ही परिवार है। ठीक है, तो वैश्विक नागरिकता का लक्षण है कि वैश्विक मुद्दों की जागरूकता, यानी कि जलवायु परिवर्तन, गरीबी, मानवाधिकार, इन पर जो है बातचीत करना, विविधता के प्रति सम्मान, जैसे कि दूसरों के संस्कृति को समझना, उसका सम्मान करना और सहिष्णुता बनाए रखना। ठीक है, नैतिक जिम्मेदारी, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना और शांति को बढ़ावा देना। स्थिरता की अगर बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और जलवायु कार्रवाई का समर्थन करना। तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा यानी GCE का उद्देश्य इसे कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण विकसित करना है, जिससे व्यक्ति वैश्विक समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सके। अगर GCE के मुख्य घटक की बात करें तो देश के अंतर संबंधों को समझना, मानवाधिकार और शांति शिक्षा को बढ़ावा देना, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके बाद सतत विकास और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता। ठीक है, यूनिसेफ और यूनेस्को जैसे संगठन वैश्विक नागरिकता शिक्षा को बढ़ावा देते हैं ताकि लोग एक समावेशी और टिकाऊ दुनिया बनाने में योगदान कर सकें। अंतिम भाग है हम लोग का भारतीय परंपराओं में वैश्विक नागरिकता की अवधारणा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में प्राचीन काल से ही वैश्विक नागरिकता से संबंधित विचार मौजूद हैं, जो इसकी संस्कृति, दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं में निहित है। जैसा मैंने बताया, वासुदेव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व क्या है, एक परिवार है। तो यह संस्कृत वाक्य दर्शाता है कि पूरी मानवता एक परिवार के समान है, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। अहिंसा और सत्याग्रह, महात्मा गांधी जो कि एक वैश्विक नेता हैं के सिद्धांत ने वैश्विक स्तर पर शांति और न्याय के प्रति आंदोलन को प्रेरित किया और अहिंसा सत्याग्रह का जन्म वहीं से हुआ। भारतीय संविधान और वैश्विक नागरिकता की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, मानवाधिकार और सतत विकास जैसे मूल्य शामिल हैं, जो वैश्विक नागरिकता की अवधारणा से मेल खाते हैं। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में भारत का योगदान। तो इसको अगर देखें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक भारत रहा है और शांति सेना के अभियान में भी योगदान देता रहा है। बहुत बड़ी बात है। आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान, अब देखिए जो महत्वपूर्ण जो धर्म का जन्म हुआ, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख परंपराएं, ठीक है, ये सारी परंपराएं जो है भारत से ही जो है जन्मी है। यानी कि इतनी बड़े बड़े धर्म, इतने महान धर्म का जन्म भारत से ही हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। निष्कर्षतः भारत की परंपराएं और मूल्य वैश्विक नागरिकता की संकल्पना को प्राचीन काल से ही बढ़ावा देते आए हैं। भारत केवल अपने नागरिकों के कल्याण की बात नहीं करता, बल्कि पूरी मानवता की भलाई के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। और दोस्तों, यूनिट 1 का यहीं पे समापन होता है। जैसे मैंने बताया कि भारत जो है नागरिकता और वैश्विक नागरिकता को लेकर प्राचीन काल से ही बातचीत करता रहा है। भारत के ग्रंथों में, भारत के जितने प्राचीन ग्रंथ हैं, सारे जगहों पर जो है इसके बारे में चर्चाएं की गई है कि मनुष्य मात्र से ही जो है वो सभी मनुष्य के परिवार में आ जाता है, मनुष्य में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है प्राचीन ग्रंथों में पहले से जो है सिखाई जाती है और भारत एक प्रकार से इसका अगुवाई कर सकता है, जो कि बाकी देश अभी सीख रहे हैं, वो प्राचीन काल में भारत में पहले से ही सिखाया जाता था। तो ये मैंने हिंदी में बता दिया और सेम टू सेम यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म वगैरह दिया हुआ है। कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर बोल्ड अक्षर में लिखा गया है ताकि उसको आप समझ सकें। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यहाँ पर अंग्रेजी में पूरी तरीक़े से उसको बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसे नोट करके रख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। और अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में काम आएगा। एग्ज़ाम के ठीक 1-2 दिन पहले अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ थोड़ा बहुत काम आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहले से उसको पढ़ के रखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हम लोग का जो है यूनिट 1 का वीडियो लेक्चर है। तो इसी प्रकार अपना जुनून बनाए रखिए पढ़ाई में और आगे जो इसका यूनिट है उसको भी लाया जाएगा। इसको पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एग्जाम डी के साथ बने रहिए।